Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज है। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। कार्यवाहक डीजीपी और पूर्णकालिक डीजीपी में क्या कल तक और अब आज में क्या अंतर पा रहे हैं काम की? तो एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पुलिस करती है। आज भी लखनऊ में भी एनकाउंटर हुए, गाजियाबाद में भी एनकाउंटर हुआ, लेकिन सवालों के घेरे में पुलिस की इन कार्रवाइयों। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो कि भागने का प्रयास करते हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं। एक जो बड़ा चैलेंज है वो सोशल मीडिया पे पुलिस रील बनाने की, मतलब एक सोशल मीडिया पे कहते हैं रीलबाज यूपी पुलिस। ये एक नया डेंट और एक ये नया नाम दिया जा रहा है। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस को पूर्णकालिक डीजीपी मिल गए। राजीव कृष्ण जी को उत्तर प्रदेश पुलिस का पूर्णकालिक डीजीपी बना दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए डीजीपी सर खुद ही हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद। एक सवाल इस बात का कि क्या कामकाज में अंतर आएगा, और 31 मई 2025 को आप कार्यवाहक डीजीपी बने और 31 मई 2026 को आप पूर्णकालिक डीजीपी, कामकाज में क्या अंतर आएगा, क्या प्रायोरिटीज? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के तहत उनके मार्गनिर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 8-9 सालों में जो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, वो नीति लगातार जारी रहेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस मात्र एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक सोच में बदलाव है। इस सोच में बदलाव के साथ आपने देखा होगा कि जब भी छोटी से छोटी घटना भी होती है, छोटी से छोटा अपराध भी होता है, उसके प्रति भी कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है, उस कानून के तहत जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस कार्रवाई करती है और उन अपराधियों को सजा दिलाने का कार्रवाई करती है। तो ये प्राथमिकता लगातार जारी रहेगी। साथ ही साथ नागरिकों, विशेष तौर पर महिलाओं में सुरक्षा का भाव हो, व्यापारियों में सुरक्षा का भाव हो, अपराधियों में भय की भावना हो, इस दिशा में विभिन्न योजनाओं के तहत, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न प्राथमिकताओं के साथ और विभिन्न स्ट्रेटेजीज के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य कर रही है, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। तो वो भी हमारी प्राथमिकता लगातार जारी रहेगी। साथ ही साथ जो एक्सीडेंट के मामले हैं, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील भी हैं और इसमें अक्सर हमने देखा है कि लापरवाही से, गाड़ियों के प्रॉपर रखरखाव न रखने के कारण या कुछ इंजीनियरिंग इश्यूज जो सड़कों के होते हैं, उनके कारण कई प्रेशियस लाइव्स जो हैं हम लोग लूज करते हैं, हमारे जो नागरिक हैं उनकी जाने जाती हैं। इसके लिए जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट नामक एक प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है। वो केंद्र सरकार का, भारत सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम है, मॉर्थ जो उनकी मिनिस्ट्री का चलाया जाने वाला प्रोग्राम है, परंतु उसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से हुआ है और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। पिछले एक क्वार्टर में, पिछले 4 महीने में एक्सीडेंट्स की संख्या में भी और जो एक्सीडेंट्स में जो फैटेलिटीज होती हैं उनकी संख्या में भी काफी गिरावट आई है। इसको लगातार आगे जारी रखा जाएगा। सर, एक सवाल कि आपने अपराधियों के नियंत्रण की बात की, अपराध नियंत्रण की, तो एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पुलिस करती है। आज भी लखनऊ में भी एनकाउंटर हुए, गाजियाबाद में भी एनकाउंटर हुआ, लेकिन सवालों के घेरे में पुलिस की इन कार्रवाइयां भी रहती हैं। देखिए, ऐसा है कि ये एनकाउंटर आपका मतलब मीडिया का वर्ड है। पुलिस सभी मामलों में एक समान कार्रवाई करती है, कानून के सम्मत कार्रवाई करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस साल में लगभग 6 लाख अपराधियों को गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है। नेचुरल तौर पर इसमें अधिकतर अपराधी ऐसे होते हैं या जो अधिकतर आरोपी ऐसे होते हैं जो कि कानून के दायरे में रह करके पुलिस उनको अरेस्ट करती है या कानून के दायरे में रह करके पुलिस के पहुंचने पर वो पुलिस के सामने प्रस्तुत होते हैं और उनको विधिक प्रावधानों के तहत उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो कि भागने का प्रयास करते हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं,
कुछ मनभर टाइप के होते हैं जो कि बहुत ही दुर्दांत टाइप के और डेस्परेट टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं, और उनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री भी इस बात को इंडिकेट करती है कि उनके मन में ना तो कानून का भय है, ना उनको मानवीय जीवन का कोई मूल्य उनके दिमाग में है, और वो पुलिस को देख करके या पुलिस को की घेराबंदी को देख करके पुलिस के ऊपर भी फायर करने से नहीं चूकते हैं। ऐसे समय में नेचुरली अब पुलिस का मनोबल ऊंचा है। ऐसे समय में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आत्मरक्षार्थ जो आवश्यक बल प्रयोग करते हैं उसमें कार्रवाई करते हैं। इसमें कुछ अपराधी घायल होते हैं, कुछ अपराधी जो हैं वो मारे जाते हैं। ओवरऑल अगर आप संख्या देखेंगे तो साल में जैसे करीब 6 लाख अपराधी होते हैं, 8-9 साल में कम से कम 50 लाख ऐसे आरोपी को अपराधी पकड़ा गया होगा। जो अपराधी ऐसे पुलिस एंगेजमेंट्स में मारे गए हैं उनकी संख्या करीब 250-300 के आसपास है। तो अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें तो ऐसा कोई नहीं है कि पुलिस का कोई टारगेटेड कोई एनकाउंटर होता है, लेकिन ये अपराधी जिस भाषा में जिस तरीके से प्रस्तुत होता है उसी तरीके से पुलिस भी जवाब देती है, और पुलिस का मनोबल भी ऊंचा है। पुलिस का जो इस प्रकार का डेस्परेट अपराधी होते हैं उनके खिलाफ जो भी कठोर कार्रवाई होगी वो अभी भी चल रही है, आगे भी जारी रहेगी। सर, साइबर क्राइम एक बड़ा चैलेंज है। साइबर क्राइम के अलावा साइबर क्राइम के साथ साथ उसका यूज अब टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कर रहे हैं। अभी हाल ही में एटीएस ने पकड़ा के पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर्स उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे मीट आउट करेंगे? चूंकि आप एटीएस के पहले डीआईजी आपने एस्टैब्लिश भी किया एटीएस को। कोविड काल के बाद से जो एक आम जनता के यूसेज में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस इत्यादि का यूसेज जो है वो बहुत बढ़ा है। भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, हमारे यहाँ के जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उन्होंने ऐसी बहुत सी सुविधाएं दी हैं जिससे कि एक सामान्य मानव का जीवन बहुत सुलभ हो गया है, बहुत सरल हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एक आम जनता की पहुंच के अंदर आ गए हैं। आज से 10 साल पहले, कोविड से पहले अगर आप देखेंगे तो जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग होता था या डेबिट कार्ड का उपयोग होता था वो समाज का एक बड़ा एलीट वर्ग करता था। अब आप देखेंगे कि सड़क पर ठेले में भी अगर कोई सामान खरीदना हो तो वहां पर भी क्यूआर कोड होता है, और उस क्यूआर कोड से एक सामान्य आदमी भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये सुविधाएं दुनिया के बहुत ही जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर भी इस लेवल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में जो हमारी जनसंख्या है वो इसका उपयोग कर रही है तो एक स्वाभाविक सी बात है कि कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐसे भी हैं जो उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से विगत कुछ वर्षों में साइबर अपराध की संख्या भी बढ़ी है, और साइबर अपराध के थ्रू जो पैसे का ठगी है उसकी संख्या में भी, उसकी मात्रा में भी इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा, उनकी संस्थाओं के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस बारे में कई सिस्टम्स बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अभियान के तहत इन योजनाओं को धरातल पर उतारा है। हमने अपने लोगों को थाना स्तर पर लोगों को ट्रेन किया है, हमने लोगों में अवेयरनेस की कई मुहिम चलाई हैं, और इसके चलते अब जो सक्सेस रेट है, जो विभिन्न पैरामीटर्स हैं साइबर अपराध से संबंधित, उनमें जो सक्सेस रेट है उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हुई है। ये सिलसिला लगातार आगे जारी रहेगा। हमारे अधिकारियों का, हमारे कर्मियों का प्रोफेशनलिज्म और बढ़े, इस पर हमारा लगातार प्रयास जारी रहेगा। लोगों को इसका ठगी का शिकार ना बनना पड़े, इसके लिए उनके बीच में अवेयरनेस के प्रोग्राम जारी रहेंगे। जहां तक आपने टेररिज्म की बात की तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा माध्यम जिसमें अपराधी अपनी पहचान छुपा सके और मनी का ट्रांजैक्शन कर सके तो वो उसको इस्तेमाल करता है। साइबर अपराध, डार्क वेब भी उसकी एक कड़ी है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपराधियों द्वारा इन या टेररिस्ट एलिमेंट्स द्वारा इस प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल करके अपनी गतिविधियों को अंजाम में दिया जा रहा है, उसी प्रकार से हमारे अधिकारी भी, हमारे कर्मी भी, पुलिसकर्मी भी लगातार इन विधाओं में प्रवीणता प्राप्त कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, और हम लोगों का अगेन इन सब मामलों में भी सक्सेस रेट काफी अच्छा है। तो ये प्रक्रिया भी जारी रहेगी, और इसमें साइबर अपराधों में भी
लगातार जो उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। बेहतर पुलिसिंग के लिए जो एक तो पुलिस का व्यवहार, दूसरा एक जो बड़ा चैलेंज है वो सोशल मीडिया पे पुलिस रील बनाने की, मतलब एक सोशल मीडिया पे कहते हैं रीलबाज यूपी पुलिस। ये एक नया एक डेंट और एक ये नया नाम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की भी और उत्तर प्रदेश पुलिस की भी एक बड़ी स्पष्ट नीति है, जो कि हमारे सभी कर्मियों को समय समय पर हम बताते हैं। उन कुछ कर्मी, मैं इसको आम बात नहीं कहूंगा, बट बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम परसेंटेज में, मतलब आधे % से भी कम कर्मी इस प्रकार के हैं जो कि उन या तो जानकारी के अभाव में या जानबूझकर उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। उनके खिलाफ जो उचित वैधानिक कार्रवाई या उचित विभागीय कार्रवाई वो की जाती है और लगातार इस बात पर बल दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस या कोई भी पुलिस बल एक डिसिप्लिन्ड पुलिस बल है। इसमें जहां एक और वर्दी के साथ साथ कई सारे अधिकार दिए गए हैं, वहीं कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। उन जिम्मेदारियों में सोशल मीडिया पर किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, नहीं करना है, वो जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। और इसमें जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना सबके लिए मैंडेटरी है, हमारे लिए भी मैंडेटरी है और हमारे सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी सहकर्मियों के लिए भी मैंडेटरी है। एक आखिरी सवाल, कार्यवाहक डीजीपी और पूर्णकालिक डीजीपी में क्या कल तक और अब आज में क्या अंतर पा रहे हैं? कामकाज में कोई अंतर आएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शासन की नीतियों और कानून सम्मत कार्रवाई पहले भी हो रही थी। जो नागरिकों के सेवा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्राथमिकताएं हैं उनका अनुपालन पहले भी कराया जा रहा था और वो आगे भी जारी रहेगा। अब उसको और अच्छी तरह से या अपने कामकाज में तरीके से नहीं, वही कामकाज है, वही नीतियां हैं, वही प्राथमिकताएं हैं। अब उसको और मजबूती के साथ उसमें और धार दे करके उसको और बेहतर तरीके से नागरिकों की और कैसे बेहतर सेवा की जा सके, इस पर फोकस रहेगा, सभी लोग को फोकस रहेगा। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि अपराधी जिस भाषा में पुलिस के साथ बात करेगा उसी भाषा में पुलिस भी जवाब देगी, लेकिन पुलिसिंग को बेहतर करना उनकी प्राथमिकता में शुमार रहेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार।